हेलो फ्रेंड्स। आज हम नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, केमिकल बॉन्डिंग। जैसा आपको मालूम है, इसके ऊपर नॉर्मली नीट या जेई कोई भी एग्जाम अगर लो तो 3 से 4 क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन भले ही क्वेश्चंस 3-4 हो, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जीओसी इंपॉर्टेंट होता है, अगर जीओसी के ऊपर सवाल आते ही है, कंपलसरी है, वैसा या जीओसी से रिलेटेड, वैसा यहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड कंपलसरी सवाल एग्जाम में होते हैं। तो पहले तो हम देखेंगे इस टॉपिक में पढ़ना क्या क्या है हमको। ओके, तो इस टॉपिक में हम पॉइंट जो पढ़ेंगे वो है, पहला पॉइंट है लेविस थ्योरी। ओके, पहले तो हिस्ट्री पढ़ेंगे, फिर हम लेविस थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, फिर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ेंगे। ओके, फिर VSEPR थ्योरी, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी पढ़ेंगे, फिर हम MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ेंगे, और फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वंडर वॉल फोर्सेस वगैरह कुछ चीज़ें पढ़ेंगे। कुछ रूल्स भी है इसमें, ड्रैगोज रूल वगैरह, वो भी पढ़ेंगे। ओके, तो ये सारी चीजें देखने से पहले हम इंट्रोडक्शन इसका देख लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन क्या है बेसिकली, अगर तुमको ये सवाल पूछा गया कि हमारे पास नेचर में कितने एलिमेंट्स अवेलेबल है, तो तुम्हारा आंसर होगा 118, नोन अननोन। ओके, नेचुरल नोन और नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सारे मिला के 118 है। उसके बाद अगर तुमको पूछा गया एलिमेंट्स के बाद कंपाउंड कितने हैं, तो तुम्हारा आंसर होगा मिलियंस ऑफ कंपाउंड। ओके, अब सवाल ये है, एलिमेंट तो है 118, लेकिन कंपाउंड इतने ज्यादा क्यों? तो उसका रीजन है केमिकल बॉन्डिंग। जैसा हमारे पास एक एलिमेंट है, मान लो हाइड्रोजन या ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के कंपाउंड्स कौन से बनते हैं? ऑक्सीजन से O2 बनता है। ओके, ये तो मॉलिक्यूल है, लेकिन कंपाउंड कौन से बनते हैं? H2O बनता है। ओके, CH3OH बनता है, CH3COOH बनता है। ओके, और H2O2 बनता है। मतलब अकेला ऑक्सीजन कितने सारे कंपाउंड्स बना रहा है। ओके, इस तरह से हर एक एलिमेंट कई कई तरह के कंपाउंड्स बनाता है, और ये सारे कंपाउंड बनाने का रीजन जो है वो है केमिकल बॉन्डिंग। ओके, हर एक किसी भी एलिमेंट का आप इसमें देख सकते हैं। उसके बाद जो बेसिक आइडिया है केमिकल बॉन्डिंग का वो क्या है, तो हमको मालूम है केमिकल बॉन्डिंग इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जैसा डेफिनेशन पहले हम देख लेते हैं, फिर हम इसको थोड़ा सा ये करेंगे कि इट इज अ काइंड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, okay, that holds two or more species। ये species मतलब क्या होते हैं? एटम्स होते हैं। ओके, टुगेदर। ओके, what is chemical bonding or chemical bond? It is a force of attraction that holds two or more species or atoms together। ओके, अब ये विजिबल हो सकता है, इनविजिबल हो सकता है, अलग अलग तरीके केमिकल बॉन्डिंग है, वो सारे देखेंगे। लेकिन ये एक तरह का फोर्स है जो दो चीजों को एक साथ बांध के रखता है, दो एटम को एक साथ बांध के रखता है, उसको हम केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। ये हो गई बेसिक आइडिया, बेसिक। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि किसने बताया केमिकल बॉन्डिंग के बारे में, सबसे पहले किसने बताया था, तो जनरली हमारे पास नाम आता है लेविस और कोसेल का। ओके, कोसेल लेविस थ्योरी बोलते हैं हम केमिकल बॉन्डिंग के बारे में, उन्होंने सबसे पहले बताया था, ऐसा माना जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, एक्चुअली बहुत पुराने दिनों से, मतलब ओल्ड टाइम से ये चल रहा है। जैसा सबसे पहले केमिकल बॉन्डिंग के बारे में बताया था आइजैक न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन ने इन 1704 के आसपास। ओके, उस वक्त केमिकल बॉन्डिंग का कंसेप्ट था, केमिकल बॉन्डिंग के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं थी, लेकिन ये मालूम था कि दो एटम एक साथ होते हैं तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन होगा। और ये रीजन किन्होंने बताया था? ये रीजन सबसे बताया था सबसे पहले सर आइजैक न्यूटन ने 1704 में। उन्होंने क्या बोला था कि कोई भी दो एटम हो, ओके, जैसा वाटर का स्ट्रक्चर ऐसा लिखते हो, ओके, तो ये तो कंफर्म है कि ऐसा होना चाहिए, मतलब ये कुछ एक तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो न्यूटन ने क्या बोला था कि देयर इज अ सर्टेन टाइप ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, देयर इज अ सर्टेन टाइप ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट होल्ड्स डिफरेंट एटम्स टुगेदर। ओके, तो मतलब उनको भी ये नहीं मालूम था पक्का, उस वक्त ये उतनी डेवलप ब्रांच नहीं थी। ओके, लेकिन उन्होंने डेफिनेशन क्या दी थी कि अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट होल्ड्स एटम्स टुगेदर, जो एटम को बांध के रखता है, पकड़ के रखता है, उसको क्या बोला जाता है? केमिकल बॉन्ड बोला जाता है। ओके, जैसा यहां पे लिखना है तो हम डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, उन्होंने जो बोली थी वो, एटम्स आर टुगेदर due to a certain kind of force, ओके, किसी एक सर्टन काइंड ऑफ फोर्स की वजह से एटम एक दूसरे के साथ
बंधे हुए होते हैं या एक दूसरे के साथ रहते हैं। ओके, उसके बाद फिर ये थ्योरी थी, लेकिन इसको इसको पूरी तरह से हम क्या बोलते हैं डिस्क्राइब नहीं किया था या डेवलप नहीं किया था। तो उसके बाद फिर आए बर्जीलियस। ओके, बर्जीलियस ने दूसरी थ्योरी, मतलब यही थ्योरी लेकिन दूसरी वर्डिंग में बोल सकते हैं हम। बर्जीलियस की थ्योरी आई नियर अबाउट बर्जीलियस। ओके, इट इज इन 1870, नियर अबाउट 1870 के आसपास बर्जीलियस ने खुद की थ्योरी दी। उन्होंने क्या बोला था कि यहां बोला था कि एटम एक दूसरे को अटैच करते हैं, लेकिन उन्होंने एटम के बारे में थोड़ा सा और डिस्क्रिप्शन दिया। उन्होंने क्या बोला कि अगर एक मेटल है और एक नॉन मेटल है तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और वहां पे बॉन्ड बनता है। ओके, तो उसको हम वर्डिंग में कैसे लिख सकते हैं कि एलिमेंट्स कंबाइन विथ ईच अदर ड्यू टू their metallic and non-metallic character। उन्होंने क्या बोला था कि एटम्स एक साथ रहते हैं। जो न्यूटन ने बोला वो करेक्ट है कि न्यूटन ने बताया था कि एटम एक साथ रहते हैं। सर्टन काइंड ऑफ फोर्स बोला था, इन्होंने बोला बर्जीलियस ने कि एटम्स एक साथ रहते हैं, लेकिन कब रहेंगे? अगर एक मेटल होगा एक नॉन मेटल होगा तो, मतलब एक का नेचर मेटेलिक होगा और दूसरे का नेचर नॉन मेटेलिक होगा तो ये भी थ्योरी कुछ दिनों तक चली। उसके बाद फिर एक तीसरी थ्योरी आई, थर्ड थ्योरी। ओके, फिर से एक बार फर्स्ट थ्योरी न्यूटन ने दी थी, दूसरी थ्योरी बर्जीलियस ने दी थी, थर्ड थ्योरी जो आई वो इसके नियर अबाउट ये 17th सेंचुरी, 18th सेंचुरी, 19th सेंचुरी में आई और उस थ्योरी को बोला जाता है थ्योरी ऑफ वैलेंसी। ओके, तो ये थ्योरी ऑफ वैलेंसी क्या थी कि जस्ट मैं इसको रेफ करता हूं। ओके, थर्ड पॉइंट, theory of वैलेंसी। ओके, थ्योरी ऑफ वैलेंसी ने क्या बोला इन 19th सेंचुरी। ओके, थ्योरी ऑफ वैलेंसी ने क्या बोला कि कंपाउंड जो बनता है, कंपाउंड इज फॉर्म्ड ड्यू टू, कंपाउंड जो बनता है, अब तक दो थ्योरीज में हमको सिर्फ एटम के बारे में पता चला था कि एटम किस तरह से होने चाहिए। ओके, तो इन्होंने बोला था थर्ड थ्योरी जो आई उसमें कंपाउंड जो बनता है वो कंपाउंड इज फॉर्म ड्यू टू अट्रैक्शन इन बिटवीन और अट्रैक्शन इन अपोजिटली चार्ज्ड स्पेसीज। मतलब देखो थ्योरी वही है, क्योंकि अब हमको मालूम है, जो पहले बोला था कि मेटल नॉन मेटल, अब हमको मालूम है मेटल के ऊपर प्लस चार्ज होता है, नॉन मेटल के ऊपर माइनस चार्ज होता है। मतलब बर्जीलियस ने यही बोला था। बर्जीलियस ने क्या बोला था? एक मेटल होना चाहिए, एक नॉन मेटल होना चाहिए। इस थ्योरी में क्या बोला गया? एक के ऊपर प्लस होना चाहिए, एक के ऊपर माइनस होना चाहिए। दोनों का मतलब एक ही है, सिर्फ वर्डिंग अलग अलग थी। ओके, तो ये थ्योरी जो है वो इसको हम बोलते हैं कि थ्योरी ऑफ वैलेंसी। ओके, उसके बाद फिर आई जो जिसको थोड़ा सा हम बोलते हैं कि जो एक्सेप्ट की गई थ्योरी, वो थ्योरी थी कोसेल एंड लेविस की। ओके, लेविस एंड कोसेल की थ्योरी, ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये भी थोड़ी सी तुमको मालूम होनी चाहिए। ओके, तो पहली थ्योरी आई नंबर क्या होगा इसका 4। ओके, जीएन लेविस। ओके, जीएन लेविस ने पहली थ्योरी दी 19th सेंचुरी, मतलब 1916 में। ओके, और इन्होंने क्या बोला था कि जो भी कंपाउंड बनता है, हमने क्या बोला एटम से कंपाउंड बनता है, तो इन्होंने भी बोला कंपाउंड बनता है बराबर है, लेकिन कब बनेगा? जब व्हेन एटम कैन शेयर है, उसको एक्सचेंज बोलेंगे हम। ओके, एक्सचेंज 1 to 6 इलेक्ट्रॉन्स। ये इन्होंने क्या बोला कि कंपाउंड बनेगा, लेकिन कब बोलेगा? जब एटम, जो भी दो एटम्स एक दूसरे के साथ कंबाइन हो रहे हैं, जैसा एक्स और वाई है, तो कब होंगे? जब वो एक्सचेंज करेगा। ओके, एक्सचेंज में फिर वो गेन आ गया, लॉस आ गया, और हम क्या बोल सकते हैं, शेयरिंग भी आ गई। ओके, तो उन्होंने बोला था कि जब
दो एटम्स एक दूसरे के साथ 1 से 6 तक के इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज करेंगे, तब हम उसको क्या मानेंगे कि उसने कंपाउंड तैयार किया। और इसी साल मतलब 1916 में ही दूसरी थ्योरी आई कोसेल की। उन्होंने क्या बोला, 5th नंबर कोसेल ऑल्सो इन 1916। तो उन्होंने क्या बोला कि कंपाउंड बनता है, कब बनता है, व्हेन एटम्स कैन, जब इन्होंने क्या बोला था, एक्सचेंज होते हैं, शेयर होते हैं। ओके, तो इन्होंने क्या बोला, एक वर्ड यूज किया सिर्फ, एटम्स कैन ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन। अब तुम अगर ध्यान से देखो तो दोनों थ्योरी में क्या डिफरेंस है, कुछ भी नहीं है। इन्होंने बोला था एक्सचेंज करते, इन्होंने बोला ट्रांसफर करते हैं, तो नियर अबाउट सेम ही है। इसलिए थ्योरी को कंबाइनली नाम दिया गया लेविस एंड कोसेल थ्योरी। ओके, अगर तुम कहीं पढ़ो तो लेविस एंड कोसेल थ्योरी ही इसे बोला जाता है। ओके, अब इस लेविस एंड कोसेल थ्योरी के जो पोस्टुलेट थे वो एक बार देख लेंगे, फिर ये पार्ट हमारा खत्म हो सकता है। ओके, तो पोस्टुलेट्स ऑफ लेविस एंड कोसेल थ्योरी। ओके, लेविस एंड कोसेल। ओके, इस थ्योरी के पोस्टुलेट्स हमको देखने हैं। तो पहला क्या पोस्टुलेट था कि उन्होंने बोला, ठीक है, हमने बोला कि एटम्स कंबाइन होते हैं, न्यूटन ने बोला एटम्स कंबाइन होते हैं, सारी चीजें बराबर है, लेकिन इन्होंने बोला कि पहला पोस्टुलेट, एटम्स नेवर कंबाइन रैंडमली विथ ईच अदर। रैंडमली का मतलब क्या है कि उन्होंने बोला कि एटम कभी किसी भी साथ कंबाइन नहीं होते। जैसा हम बोल रहे हैं, हम बोलेंगे, हमको मालूम है कौन सा एलिमेंट है, HCl, हाइड्रोजन HCl कंबाइन होते हैं। लेकिन अगर कोई बोलने लगा कि यहाँ पे आप मान लो Ca और Na को कंबाइन करो, तो ऐसा कभी होता है क्या, नहीं होता, इट इज नॉट पॉसिबल। ओके, या फिर आपको किसी ने बोला कि आप क्या करो, ऑक्सीजन और फ्लोरीन को ऐड करो या फ्लोरीन क्लोरीन को ऐड करो, तो ये बहुत डिफिकल्ट है, इवन होता ही नहीं। तो उन्होंने जो पहला पोस्टुलेट बोला कि एटम नेवर कंबाइन रैंडमली, मतलब कोई भी एटम उठ के किसी के साथ भी कंबाइन नहीं होता। ओके, तो फिर कौन होता है, तो उसके लिए उन्होंने दूसरा पोस्टुलेट दिया। वो पोस्टुलेट क्या था, तो सेकंड पोस्टुलेट कि हम क्या बोलेंगे उसको कि ओके, एटम्स, ओके, हम उसको बोलेंगे रिएक्टिविटी। ओके, एटम्स रिएक्टिविटी मतलब एटम रिएक्ट होगा कि नहीं दूसरे के साथ, डिपेंड्स ऑन ओके इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या होती है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, आयोनाइजेशन एनर्जी? आपने अगर हमारा पीरियोडिक टेबल का पढ़ा होगा या पीरियोडिक टेबल के वीडियो देखे होंगे तो उसमें ये चीजें क्लियर है कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ETC। मतलब पहला रूल तो उन्होंने बोला कि कोई भी किसी के साथ भी कंबाइन नहीं होता। दूसरा रूल बोला कि ठीक है एटम कंबाइन होते हैं 100%, लेकिन वो ये चीजें देखेंगे कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी खुद की कैसी है, सामने वाली कैसी है, खुद की आयोनाइजेशन एनर्जी कैसी है, सामने वाली कैसी है, खुद का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, सामने वाले का कैसा है। ओके, अगर ये सारी चीजें मैच करेगी तो ही एक एटम दूसरे के साथ रिएक्ट होता है। ओके, उसके बाद थर्ड पोस्टुलेट, नेक्स्ट, ये दो पोस्टुलेट है, यू कैन टेक इट ओके इफ यू वांट। ओके, देन तीसरा पोस्टुलेट जो है वो भी आपको इससे मालूम चलता है पीरियोडिक टेबल से। वो क्या है थर्ड पोस्टुलेट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन लास्ट शेल को हम वैलेंस शेल बोलते हैं। ओके, ऑफ एन एटम is or are called, number of electrons are called valence electron। उन्होंने क्या बताया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द लास्ट शेल, किसी के भी लास्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी उतनी क्या होती है, वैलेंसी होती है। हम उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं एंड दैट इज इक्वल टू इट्स वैलेंसी। ओके, तो इस हिसाब से कुछ एलिमेंट की वैलेंसी 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है। ओके, कुछ की उससे कम होती है, 4 से 3, 2, 1 एंड 0।
तो फिर आप नेक्स्ट पॉस्टुलेट जो है वो जीरो वाले का है। जीरो वाले कौन से होते हैं? 18th ग्रुप एलिमेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं? इनर्ट गैस एलिमेंट। ओके, तो वो उन्होंने बताया, वो क्या बताया कि इनर्ट गैसेस और इनर्ट गैस, ओके, आर हैविंग वैलेंसी जीरो। उन्होंने बताया कि इनर्ट गैस की वैलेंसी जीरो होती है, इसलिए वो रिएक्ट नहीं करते, इसलिए वो क्या होते हैं? नॉन रिएक्टिव होते हैं, और इसीलिए हम उनको क्या बोलते हैं? वी कॉल इट स्टेबल, और इसीलिए हम उनको स्टेबल बोलते हैं। मतलब यही केमिकल बॉन्डिंग का क्या बोलते हैं हम, बेसिक थीम है। जब हम आगे देखेंगे तो कोई भी एलिमेंट इसके पास पहुंचना चाहता है, इसके जैसा होना चाहता है, क्योंकि ये स्टेबल है। स्टेबल क्यों है? क्योंकि इसके पास इनर्ट गैसेस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, या स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। ओके, तो ये थर्ड थ्योरी, थर्ड पोस्टुलेट कि लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, और उसकी वैलेंसी उसके ऊपर डिपेंड होती है। और इनर्ट गैसेस जो है उनकी वैलेंसी जीरो है, मतलब वो किसी के साथ कंबाइन नहीं होते, इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं? नॉन रिएक्टिव एलिमेंट, और वो स्टेबल होते हैं। ओके, ये ले लो, फिर आगे के दो पोस्टुलेट देखेंगे। नेक्स्ट पोस्टुलेट है, नंबर क्या आएगा? थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ओके, राइट, फिफ्थ पोस्टुलेट। तो फिफ्थ पोस्टुलेट है कि व्हेन टू एटम्स कंबाइन, ओके, विथ ईच अदर, जब दो एटम्स कंबाइन होते हैं एक दूसरे के साथ तो क्या होता है? ओके, तो देन when two atoms combine with each other, then one atom may lose, gain or share its electron with other atom। ओके, मतलब जब दो एटम्स रिएक्ट होंगे तो एक एटम खुद के इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या गेन करेगा या शेयर करेगा, किसके साथ? दूसरे एटम के साथ। और इस तरह से वो क्या करेगा? टू अटेन इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। मतलब एक एटम दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, लूज करेगा या शेयर करेगा, किस लिए? तो यहां तक पहुंचने के लिए। यहां मतलब कहां? इनर्ट गैस के कॉन्फ़िगरेशन पे पहुंचने के लिए। ओके, और लास्ट जो पोस्टुलेट है मैं यहां पे लिख देता हूं। वो पोस्टुलेट क्या है लास्ट वाला? कि इन दिस प्रोसेस इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड। ओके, ट्रांसफर्ड मतलब तुम कुछ भी करो, तुम गेन करो, लूज करो या शेयर करो, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने ही वाले। तो इस प्रोसेस में, मतलब केमिकल बॉन्डिंग के प्रोसेस में, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर किए जाते हैं। ओके, तो ये सारी बेसिक थ्योरी थी। फिर से एक बार पोस्टुलेट क्या क्या है देखो। पहला पोस्टुलेट है कोई भी एटम रैंडमली दूसरे के साथ कंबाइन नहीं होती, कोई भी किसी के साथ कंबाइन नहीं होता। ओके, एक एग्जांपल लेंगे हम यहाँ पे। दूसरा, रिएक्ट होने के लिए वो क्या क्या देखते हैं? वो खुद की और सामने वाली की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे, आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी देखेंगे, इस तरह की प्रॉपर्टीज देखेंगे। तीसरा क्या है कि इनर्ट गैसेज जो होते हैं वो हाईली स्टेबल माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन होता है, ऑक्टेट कंप्लीट होता है, ड्यूप्लेट कंप्लीट होता है, जो हम बात करेंगे यहाँ पे। ओके, और उसके बाद नेक्स्ट, अगर उनका ऑक्टेट, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, वो क्या करेगा? इट ट्राई टू अटेन इट्स ऑक्टेट बाय लूजिंग, गेनिंग और शेयरिंग इलेक्ट्रॉन। और लास्ट वाला है कि इस प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन्स क्या किए जाते हैं? शेयर किए जाते हैं। ओके, तो ये कुछ चीजें यहाँ पे हैं। अब एक दो चीजें जो आगे लगने वाली है वो यहाँ पे हम डिस्कस कर लेंगे, फिर ये पार्ट हमारा खत्म होगा। ओके, वो है ऑक्टेट रूल। ओके, वो है ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल क्या है? ऑक्टेट रूल, ईच एटम tries to contain 8 electrons in its last shell। मतलब हर एक एटम
खुद की आउटर मोस्ट शेल में, लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखने के लिए ट्राई करेगा। ओके, जिसका एग्जांपल है, मान लो सोडियम है या क्लोरीन का लीजिए, क्लोरीन है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,8,7। ये कुछ भी करके एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और पहुंचेगा Cl- पे। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन गया 2,8,8, जो कि है नियर अबाउट आर्गॉन। आर्गॉन जो है वो इनर्ट गैस है। ओके, जैसा एग्जांपल के लिए हम यहां पे लिखेंगे, ओके, कि हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल है इस तरह से, हमारा उस पीरियोडिक टेबल में जो आखिरी का ग्रुप होता है, 18th ग्रुप हम उसको बोलते हैं, 18th ग्रुप, उसमें कौन कौन है? हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, देन क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, ओके, और रेडॉन। ये सारे एलिमेंट जो है वो क्या है? इनका ऑक्टेट कंप्लीट है, ये स्टेबल है, ये नॉन रिएक्टिव है। ओके, तो ये कैसे समझोगे तुम? ऑलरेडी ये पीरियोडिक टेबल में तुमने पढ़ा हुआ होगा। ओके, तो कोई भी एटम यहां पे पहुंचना चाहता है, जैसा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कभी भी चाहेगा कि एक इलेक्ट्रॉन ले और H- पे पहुंचे, क्योंकि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो ये पहुंचेगा हीलियम के पास। ओके, जिसको ड्यूप्लेट बोलते हैं, ये अलग पार्ट है, ये भी देखेंगे हम, पहले ये समझ लो। ओके, तो यहां तक ठीक है। फिर हम एक और एग्जांपल देखेंगे इसका। ओके, कि जैसा हमारे पास एलिमेंट है, मान लो कैल्शियम, तो कैल्शियम कभी भी 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहेगा। क्यों? क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,8,8,2, तो इसके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसको 8 चाहिए, तो ये क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और बनाएगा Ca++। तो फिर यहां पे बन जाएंगे 2,8,8, जो कि है नियर अबाउट किसके तरह? आर्गॉन की तरह, 18 इलेक्ट्रॉन। ओके, वैसे ही ऑक्सीजन है, मान लो ऑक्सीजन हमेशा चाहेगा कि 2 इलेक्ट्रॉन ले। क्यों? क्योंकि इसके पास है 2,6 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या करेगा? O माइनस माइनस बनाएगा, 2,8 इलेक्ट्रॉन बन गए, तो ये बन गया नियॉन की तरह। ओके, तो अब सवाल है, क्या ऑक्टेट रूल एक ही है? क्योंकि यहां पे दूसरा रूल आया था, तो इसको क्या बोलते हैं? तो इस रूल को बोला जाता है ड्यूप्लेट रूल। ओके, इसको मिटाता हूं मैं। ओके, फिर दूसरा रूल जो है वो है ड्यूप्लेट, ड्यूप्लेट रूल, ड्यूप्लेट, ड्यूप्लेट रूल। ओके, जैसा ऑक्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ड्यूप्लेट में ईच एटम ट्राइज टू कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स लास्ट और वैलेंस शेल। ओके, तो अब अभी तो बोला 8 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें बोल रहे 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या है? तो सिर्फ पहले 5 एलिमेंट के लिए ये रूल फॉलो किया जाता है। कार्बन में भी नहीं होता, क्योंकि कार्बन कोवेलेंट में आता है, वो बात अलग है। ओके, लेकिन पहले 5 जो एलिमेंट है वो ट्राई करेंगे हमेशा कि वो ऑक्टेट पे ना पहुंचे, ड्यूप्लेट पे पहुंचे। फॉर एग्जांपल, ये हाइड्रोजन का ही ले लो, हाइड्रोजन है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, 2 पे पहुंचेगा, जो हीलियम है, यहां पे हीलियम रहता है एकदम टॉप पे। ओके, वैसे ही मैं दूसरा एक एग्जांपल अगर लूं, मान लो, कहां पे लिखूं? ओके, इसको मिटाता हूं मैं। ओके, मैं लेता हूं लिथियम। अब देखो, लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,1। अब इसको अगर ऑक्टेट के लिए ट्राई करेगा, तो ऑक्टेट के लिए 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, और तो 7 लेना बहुत डिफिकल्ट है। तो फिर ये क्या करता है? ये क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और बनाएगा Li+, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2, जो कि बन गया हीलियम के जैसा। मतलब पहले जो 5 एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में, कि वो ऑक्टेट के लिए नहीं जाते, बल्कि वो जाते हैं ड्यूप्लेट के लिए। ओके, और इसीलिए उसको हम ड्यूप्लेट रूल बोलते हैं। तो कुछ एलिमेंट में ऑक्टेट का रूल होता है, कुछ एलिमेंट में ड्यूप्लेट का रूल होता है। ओके, और हर एलिमेंट चाहेगा कि वो एक तो ऑक्टेट कंप्लीट करे, नहीं तो ड्यूप्लेट कंप्लीट करे, क्योंकि तभी वो स्टेबल बनेगा, तभी वो इनर्टनेस पे पहुंचेगा। ओके, तो यही बेसिक आइडिया है बिहाइंड द केमिकल बॉन्डिंग। इसके बाद आगे का जो पार्ट है वो पार्ट है कॉजेस ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। ओके, तो वो भी हम यहाँ पे कवर कर लेंगे, तो फिर ये पार्ट पूरा कवर ही हो जाता। ओके, सो नेक्स्ट पार्ट है, क्योंकि वो इसी से रिलेटेड है, अगर तुमको ये समझ में आ रहा है तो वो भी समझ में आएगा अभी के अभी, इसलिए हम अभी इसको कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो कॉजेस ऑफ केमिकल बॉन्डिंग।
नंबर 1 सॉरी हेडिंग है अपनी कॉजेस ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। मतलब हम ये पढ़ रहे हैं कि केमिकल बॉन्डिंग होती है, लेकिन कॉजेस क्या है, केमिकल बॉन्डिंग क्यों है किसी भी जगह पे, और कॉजेस ऑफ केमिकल बॉन्डिंग क्या है। ओके, तो इसमें क्यों केमिकल बनता ही क्यों है, सबसे आसान और सिंपल सवाल, केमिकल बॉन्ड होता है ये ओके, अलग अलग तरीके होते हैं ओके, लेकिन सवाल ये है केमिकल बॉन्ड होता ही क्यों है, तो उसके ये रीजंस है। तो उसका सबसे पहला रीजन है वही जो अभी हमने देखा, नंबर 1 टू अटेन इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। ओके, कोई भी एलिमेंट क्या करेगा, इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए ट्राई करेगा, वहां पे रीच होना चाहेगा। ओके, जैसा क्यों, क्योंकि इनर्ट गैसेस क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, नॉन रिएक्टिव होते हैं, तो कोई भी चीज दुनिया में रिएक्ट नहीं होना चाहती नॉर्मली। ओके, अब एग्जाम्पल के लिए हम देखेंगे जो हमने अभी लिया था कि सोडियम है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,8,1, तो ये स्टेबल नहीं है, क्योंकि स्टेबल कौन होता है, फिर से जिसके पास एक तो ड्यूप्लेट है या फिर ऑक्टेट है। और ड्यूप्लेट का रूल किसके लिए होता है, सिर्फ पहले 5 एलिमेंट के लिए, हमेशा ध्यान में रखो, नहीं तो कुछ बच्चे यहाँ पे ड्यूप्लेट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन लेते, इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट होगा, ऐसा नहीं चलता, सिर्फ पहले 5 एलिमेंट के लिए ड्यूप्लेट है, क्योंकि पहले 5 एलिमेंट साइज में छोटे होते। ओके, अब ये देखो 281, तो ये क्या करेगा ऑक्टेट के लिए, इसके पास 2 रास्ते हैं, एक तो 7 इलेक्ट्रॉन लेना या फिर 1 इलेक्ट्रॉन दे देना, लूज 1 इलेक्ट्रॉन और गेन 7 इलेक्ट्रॉन। आसान है 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना, तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और जब भी कोई चीज इलेक्ट्रॉन लूज करती है तो उसके ऊपर चार्ज आता है प्लस, इसलिए यहाँ पे सोडियम के ऊपर चार्ज आएगा प्लस, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 2,8, तो इसका बन गया ऑक्टेट, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ। ओके, वैसे ही दूसरा एक एलिमेंट है, मान लो Cl 2,8,7, कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, या 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, क्योंकि 1 लेना आसान है कंपेयर टू 7 देना, तो 1 इलेक्ट्रॉन लेगा और यहाँ पे बनेगा Cl माइनस, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,8,8, मतलब ये पहुंच गया आर्गॉन पे, आर्गॉन की तरह, और ये पहुंच गया नियॉन की तरह, तो ये हो गए स्टेबल। ओके, ऐसे ही ये हो गया ऑक्टेट का। अब ऐसे ही तुम ड्यूप्लेट के लिख सकते हो, एग्जांपल ड्यूप्लेट के हमने अभी देखे थे, यहाँ पे लिखा था, फिर भी यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, हेडिंग को ये ले लो अगर किसी को चाहिए तो। ओके, फिर मैं हेडिंग को यहाँ पे लिखता हूँ हाइड्रोजन वाले एग्जांपल। ओके, सेम है जो हमने अभी किया था कि हाइड्रोजन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1 ओनली, तो ऑक्टेट के लिए, ड्यूप्लेट के लिए अब ऑक्टेट नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक ही शेल है पहली, और हमको मालूम है, तुमने अगर पीरियोडिक टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा होगा तो पहली शेल की कैपेसिटी 2 की होती है, यस है, तो यस में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन लेगा और H माइनस बन जाएगा विथ 2 इलेक्ट्रॉन्स, जो कि है नियर अबाउट हीलियम की तरह। वैसे ही दूसरा एलिमेंट जो है वो लिथियम, इसके पास है 2,1, तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और यहाँ पे बनेगा Li+, जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, फिर से ये बन गया हीलियम की तरह। तो इस तरह से, तो ऑक्टेट या ड्यूप्लेट, हर एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट ले लो आप, बड़े एटॉमिक नंबर वाला भी लिया, यहाँ पे तुम कैल्शियम का भी एग्जांपल ले सकते हो, क्लोरीन का ऑलरेडी लिया हमने, कैल्शियम का भी लिया था, तो इस तरह से तुम उसको कर सकते हो। ओके, लेकिन अगर ये थ्योरी 100% करेक्ट होती तो इसके हिसाब से इसने कोई भी कंपाउंड नहीं बनाना चाहिए, लेकिन जब तुम आगे पढ़ोगे, पी ब्लॉक एलिमेंट तुमको टॉपिक है, उसमें 18th ग्रुप जब तुम पढ़ोगे इनर्ट गैसेस का, तुमको उसमें ये दिखाई देगा कि जो ज़ेनॉन है, ज़ेनॉन इज अ इनर्ट गैस, ओके, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 54, तो इनर्ट गैस है, ओके, 18th ग्रुप में रहता, तो ये एलिमेंट भी कुछ ये बनाता है, XeO2 बनाएगा, ओके, XeOF2 बनाएगा, XeF4 बनाएगा, ओके, XeO2F2 बनाएगा, इस तरह से ये कुछ कंपाउंड्स बनाता है। मतलब अब तक हम जो बोल रहे थे कि ये कंपाउंड स्टेबल होते हैं तो ये कंपाउंड नहीं बनाते, ये चीज यहीं पे रॉन्ग हो गई। मतलब हमने जो अब तक माना कि सारे एलिमेंट को स्टेबल या बनने के लिए, केमिकल बॉन्ड होने के लिए यही एक कॉज है कि टू अटेन द इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, ये चीज अब कुछ हद तक रॉन्ग है आज के डेट में। क्यों? क्योंकि हमारे पास ऐसे कंपाउंड मिले। ओके,
भले वो आर्टिफिशियल मिलते हो, कुछ भी रीजन हो, लेकिन ये मिले। मतलब अब तक हम जो मानते थे कि यहाँ पे पहुंचा तो स्टेबल हो गया, वो कभी रिएक्ट नहीं करेगा, लेकिन है। ओके, मतलब ये थ्योरी कुछ ज़्यादा काम की नहीं है, तो इसको रिजेक्ट कर सकते हैं। काम की नहीं है इन द सेंस। ओके, तो दूसरा रीजन क्या है इसका? पहला तो हो गया इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन अटेन करना, लेकिन दूसरा रीजन क्या है? तो दूसरा रीजन है कि टू लोअर द एनर्जी, ओके, एनर्जी को कम करना। इसके लिए मैं एग्जांपल देता हूं तुमको। मान लो ये एक पहाड़ है, ओके, इस तरह का, और तुम्हारे पास दो पत्थर है। एक पत्थर तुमने यहाँ पे रखा हुआ है और एक पत्थर तुमने यहाँ पे रखा हुआ है। इसका नंबर है 1, इसका नंबर है 2। तुमको पूछा गया कौन ज्यादा स्टेबल है? स्टेबल कौन है? तो ऑलरेडी ये स्टेबल नहीं है, बल्कि ये स्टेबल है। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी ये जमीन पे है। ओके, तो इसको तुम एनर्जी भी दोगे तो भी ये हिलेगा नहीं हिलेगा ये नहीं बोल सकते। लेकिन ये इतना अनस्टेबल है कि इसको जरा सी भी तुम एनर्जी दोगे तो ये फट से एक तो इधर आएगा, नहीं तो इधर चला जाएगा। इसलिए केमिस्ट्री में ध्यान में रखो, ये तो एग्जाम्पल हुआ, केमिस्ट्री में तुम ध्यान में रखो, जितनी एनर्जी लेस होती है, लेस एनर्जी, उतनी वो चीज केमिस्ट्री में स्टेबल होती है। और जितनी एनर्जी हाई होती है, हाई एनर्जी किसी भी चीज की होती है, तो वो चीज नॉन स्टेबल होती है। ओके, केमिस्ट्री में किसी भी चीज की एनर्जी ज्यादा होगी। अब ये तुमको थर्मोडायनेमिक्स में आगे आएगा, बहुत बार थर्मोडायनेमिक्स में है और दूसरे कुछ टॉपिक्स में आएगा। केमिस्ट्री में ध्यान ही रखो, जितनी एनर्जी कम उतनी वो चीज स्टेबल, और जितनी एनर्जी ज्यादा उतनी वो चीज अनस्टेबल। ओके, तो इसलिए किसी भी चीज की एनर्जी कम करने के लिए भी वो केमिकल बॉन्ड बनाता है। तो फिर अब सवाल है कि इसका केमिकल बॉन्डिंग से क्या लेना देना? तो उसका रीजन है कि मान लो तुम्हारे पास दो एलिमेंट है। ओके, जैसा मैं लिखता हूं, अब इसके लिए तुमको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। अगर नहीं है तो तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो। ओके, पीरियोडिक टेबल के वीडियोस देखो ऑलरेडी। अब देखो, मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखता हूँ। मान लो तुम्हारे पास दो एलिमेंट्स हैं, एक है क्लोरीन, ओके, और एक है आर्गॉन। अब हम बोलने को बोल रहे हैं कि क्लोरीन आर्गॉन स्टेबल होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब लिखते हो तो ये है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। ओके, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब देखो, मैं इसको इसके इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ करता हूँ। ओके, मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ। सिर्फ ये आउटर शेल है तो यही हमारे लिए काम की है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ओके, तो इसको मैं लिखता हूँ तो 3s2 और 3p5। ओके, यहाँ पे है 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे है 1 2 3 4 और 5 इलेक्ट्रॉन। जब इसको मैं ड्रॉ करता हूँ तो इसका ऐसा आएगा 3s2 और 3p6। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन और इसके पास 1 2 3 4 5 और 6। अब अगर तुमको पूछा गया कि कौन से इलेक्ट्रॉन, कौन सा मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल है, कौन सा अनस्टेबल है, या उल्टा हम बोलेंगे कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है, तो जनरली यही ज्यादा रिएक्टिव होगा। यही ज्यादा रिएक्टिव होगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ओके, तो वो हमेशा चाहेगा कि पेयर करे, या वो कुछ करना चाहेगा जिससे वो स्टेबल पे पहुंचे। इसके पास सबका ऑलरेडी पेयर है, तो जब इनका ऑलरेडी पेयर है तो वो कुछ भी नहीं करने वाले, वो रिएक्ट नहीं होंगे। और रिएक्ट नहीं होंगे इसलिए वो ज़्यादा, हम क्या बोलेंगे, रिएक्टिव नहीं है, क्योंकि इनका ऑलरेडी स्टेबल है, इनका ऑलरेडी सबके पेयर है ऑलरेडी। ओके, और इसके पास पेयर नहीं है तो ये कुछ करेगा, इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, देना चाहेगा, कुछ ना कुछ करेगा। ओके, जैसा और एक एग्जाम्पल इसके सामने हम लेंगे, मान लो सोडियम का। ओके, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ओके, यहाँ पे लिखता हूँ। ओके, सोडियम का एग्जांपल ले लो। मान लो सोडियम है, एटॉमिक नंबर है 11, सोडियम है 11। ओके, ये क्लोरीन आर्गन। पोटेशियम का लेंगे, पोटेशियम है 19, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6 एंड 4s1। अब देखो, ये पहली शेल हो गई, ये दूसरी शेल हो गई, ये तीसरी शेल हो गई।
और ये चौथी शेल है। इसका मैं अगर सिंपल इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूँ तो 2,8,8,1, तो ये आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये चाहेगा कुछ भी करके इस इलेक्ट्रॉन को लूज करे, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी यहाँ पे थी पर ये इलेक्ट्रॉन आया, स्टेबिलिटी चली गई, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा और ये पहुंचेगा K+ पे, और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका अटेंड करेगा, राइट, इसका आर्गॉन का, ओके, और K+ बनाएगा। तो इस तरह से तुम ये चीज समझ सकते हो। इसके साथ और एक रीजन और एक हम बोल सकते हैं कि और एक कॉज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग है, जिसको हम क्वांटम मैकेनिक्स के क्राइटेरिया पे या क्वांटम मैकेनिक्स के आधार पे हम इसको स्टडी कर सकते हैं, ओके, या उसको हम क्वांटम थ्योरी बोलते हैं। क्वांटम थ्योरी क्या होती है कि जो एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल है, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो उनका जो अट्रैक्शन रिपल्शन है उसके ऊपर, ओके। तो मैं थर्ड थ्योरी यहाँ पे लिखता हूँ, थर्ड पॉइंट, ओके। So the third point is depending on quantum theory, बोलेंगे हम उसको सिंपल लैंग्वेज में, ओके, या उसको मॉलिक्यूलर फॉर्मेशन भी बोल सकते हैं, मॉलिक्यूल जब फॉर्म होते हैं, ओके, मॉलिक्यूल फॉर्मेशन। अब एक चीज समझो, फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास एक एटम है, तुमको बोला गया कि एक एटम बनाओ, 2 हाइड्रोजन ऐड करो या HCl कुछ भी ऐड करो, ओके। एक एटम है तुम्हारे पास इस तरह का और दूसरा एक एटम है इस तरह का। ये दोनों जब रिएक्ट होंगे तभी चल के मॉलिक्यूल बनेगा, ओके। जो भी मॉलिक्यूल बनना है, फॉर एग्जांपल ये मॉलिक्यूल बन गया है, तो ये बनने के लिए इन दोनों को रिएक्ट करना पड़ेगा, ओके। अब तुमको अगर ये मालूम है, हम इसको क्या बोलते हैं कि सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में इंफॉर्मेशन अगर तुमको है, तो तुमको मालूम है, ये अगर एटम पकड़ लिया मान लो हमने, तो ये उसका क्या है, न्यूक्लियस है। वैसा ही मैं और एक एटम यहाँ पे मान लेता हूँ, ओके, इस तरह से, तो ये एक एटम है और ये उसका न्यूक्लियस है। अब ये सबको मालूम है कि न्यूक्लियस के ऊपर कौन सा चार्ज, न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन तो चार्जलेस है, तो प्रोटॉन है तो उसके ऊपर प्लस चार्ज, और साइड में जो इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर कौन सा चार्ज, माइनस चार्ज। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन। मैं एग्जाम्पल के लिए मैंने इसको ये किया, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस। अब होगा क्या, देखो, अगर दोनों रिएक्ट होने वाले हैं तो ये जो न्यूक्लियस है, सॉरी, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होगा, ये इस न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन है इस न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है इस न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन है इस न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होगा। यस, ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होगा, ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस की तरफ, ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ, ओके। क्यों हमको मालूम है, क्योंकि प्लस और माइनस में ही अट्रैक्शन होता है, प्लस प्लस में रिपल्शन होगा, माइनस माइनस में रिपल्शन होगा, इसका मतलब यहाँ पे रिपल्शन भी होना चाहिए। तो यस, होता है, ये न्यूक्लियस और ये न्यूक्लियस, इनके बीच में रिपल्शन होगा। मैं इसको लिखता हूँ रिपल्शन, अगर तुमको दिखाई देता है प्रॉपरली तो, ओके। वैसे ही इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में भी है रिपल्शन, वैसे ही इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में भी है रिपल्शन, ओके। और अट्रैक्शन किसके किसके बीच में है, ये इलेक्ट्रॉन ये न्यूक्लियस, ये इलेक्ट्रॉन ये न्यूक्लियस, ये इस तरह से, ओके। मतलब यहां पे दोनों फोर्सेस एक्ट है, यहां पे रिपल्शन भी है, यहां पे अट्रैक्शन भी है। तो फिर सवाल है, फिर कंपाउंड बनेगा कैसे? तो कंपाउंड तभी बनेगा, दोनों ऐड तभी होंगे जब यहां पे रिपल्शन और अट्रैक्शन में से जब फोर्स ऑफ रिपल्शन कम होगा देन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या हम बोलेंगे कि अट्रैक्शन क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। अट्रैक्शन जब ज्यादा होगा तभी यहां पे मॉलिक्यूल बनने की पॉसिबिलिटी या चांसेस है। जब तक रिपल्शन ज्यादा होगा तब तक ये मॉलिक्यूल नहीं बनेगा, ओके। और अट्रैक्शन भी एक सर्टेन लिमिट तक होना चाहिए। हम ये भी देखेंगे कि अट्रैक्शन सर्टेन लिमिट तक होना चाहिए, क्योंकि अट्रैक्शन अगर फिर ज्यादा हुआ तो फिर वो अलग केस होती, वो भी देखेंगे हम यहाँ पे। तो यहां तक ठीक है, ओके। तो बॉन्ड तभी बन सकता है जब अट्रैक्शन ज्यादा हो देन द रिपल्शन। और जब ऐसी केस आती है तभी ये जो डिस्टेंस है इसको हम बॉन्ड लेंथ बोलते हैं, वो भी देखेंगे, ओके। सो शैल आई रिमूव दिस, ओके, कैन आई रिमूव, ओके। तो अब हम यहाँ पे एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम निकालेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत दिनों से सिलेबस में है, इसको कभी भी ये नहीं करते, ओके। भले इसका उसको थोड़ा सा कम कर दे, इसका वेटेज हटा दे, लेकिन ये है इंपॉर्टेंट है, इट इज, ओके।
तो मैं क्या करता हूँ, मान लो तुमको दो एटम है, H2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन भी बोलते हैं इसको, एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एटम है, दूसरा एक हाइड्रोजन एटम है, तुमको इन दोनों को कंबाइन करना है और यू हैव टू प्रोड्यूस H2 मॉलिक्यूल। अब क्या करना है, देख मान लो ये दो एटम है, ओके, मैं एक पहले ग्राफ निकाल लेता हूँ। मान लो ये एक, ओके, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ओके। वाई एक्सिस जो है तुम्हारा वो एनर्जी रिप्रेजेंट करता है, एनर्जी, और कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ओके, ऑफ एटम्स, जो भी एटम है वो। और ये जो है ये डिस्टेंस इन बिटवीन टू एटम्स, और डिस्टेंस इन एटम्स, ओके, दो जो एटम रिएक्ट हो रहे हैं उनके बीच में का डिस्टेंस रिप्रेजेंट करता है। अब क्या होगा, देखो मान लो पहले दो एटम यहाँ पे थे और दोनों के बीच में ये डिस्टेंस था, ओके। अब सवाल ये है कि ये डिस्टेंस ऐसा दिया होता है, बुक में क्या लिखा हुआ होता है, ये इनफाइनाइट डिस्टेंस है। अब बच्चे बोलते सर इतना सा डिस्टेंस है, इसको इनफाइनाइट कैसे बोले? तो उसका रीजन क्या है कि एटम की साइज कितनी छोटी है, हमको मालूम है। अब इतने छोटे एटम में तुम उसको 2 सेंटीमीटर भी पकड़ लो तो वो भी इनफाइनाइट डिस्टेंस की जितना ही है, ओके, क्योंकि एटम की रेडियस तुमको मालूम है, एटम कितना छोटा होता है, तो इसलिए ये इनफाइनाइट डिस्टेंस है। उसके बाद ड्यू टू सम कंडीशंस ये एटम्स पास आने लगते हैं, ओके। और जैसे ही एटम पास आने लगते हैं, इस केस में क्या है, इसमें ना अट्रैक्शन है ना रिपल्शन है, इसके ना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में अट्रैक्शन है, ना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में रिपल्शन है, ना इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। लेकिन जब ये थोड़े थोड़े पास आने लगेंगे तो यहाँ पे इनके बीच में अट्रैक्शन डेवलप होने लगता है इस तरह से, ओके, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में अट्रैक्शन होगा और इस तरह से। अब ये छोटी है, तुमको दिखाई नहीं देगा डायग्राम, लेकिन यहाँ पे अट्रैक्शन तैयार होने लगता है। मतलब यहाँ पे ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ओके, ना फोर्स ऑफ रिपल्शन है, लेकिन यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो थोड़ा सा ज्यादा होने लगता है देन फोर्स ऑफ रिपल्शन, ओके, मतलब पास पास आने लगेंगे। और उसके बाद एक सर्टन हाइट पे ये अट्रैक्शन थोड़ा थोड़ा और बढ़ने लगता है अट्रैक्शन, और एक फिक्स पॉइंट पे आके वो दोनों इस तरह से एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं। ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका न्यूक्लियस है, और इस तरह से, ओके। अब ये जब इस तरह से रिएक्ट करे, उसके बाद इसकी डायग्राम निकाली गई। कौन सी डायग्राम? पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस इन द एटम्स। तो एटम के बीच में जो डिस्टेंस था वो एंड पोटेंशियल एनर्जी, तब ये डायग्राम इस तरह से मिली। यहाँ पे एनर्जी एकदम हाई थी, फिर ये एनर्जी लो होते गई होते गई होते गई होते गई इस तरह से, ओके, यहाँ पे। लेकिन जैसा मैंने पहले बोला था तुमको, अगर अट्रैक्शन भी ज्यादा हो जाए तो फिर क्या होता है, फिर ये एक दूसरे में इमर्स हो जाते हैं, और उसके बाद ये फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने लगती है इस तरह से, ओके। मतलब इस केस में तो ठीक है कि न्यूक्लियस बाहर है वगैरह, लेकिन यहाँ पे ये क्या बनेगा, एनर्जी क्यों बढ़ रही है, क्योंकि यहाँ पे ये इस तरह से बनेगा, ये ऐसा, और ये एक का न्यूक्लियस, ये दूसरे का न्यूक्लियस। अब तुम देखो न्यूक्लियस कितने पास पास आ गए, तो फिर अगर न्यूक्लियस पास पास आ गए तो जनरली उनके बीच में रिपल्शन होगा, और इसलिए ये एनर्जी बढ़ने लगती है। लेकिन एक स्पेसिफिक पॉइंट पे जाके एनर्जी फिक्स रहती है, ओके, मतलब कांस्टेंट जिसे बोलते हैं। तो इस तरह का तुमको यहाँ पे कर्व मिलेगा, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल फॉर्मेशन पोटेंशियल एनर्जी कर्व इसको बोलते हैं, पूरा नाम इसका। अब सवाल है, ये जो डिफरेंस है यहाँ पे इन दोनों के बीच में, इसको क्या बोला जाता है? तो द डिफरेंस और द डिस्टेंस एट विच द कंपाउंड इज फॉर्म इज कॉल्ड एज बॉन्ड लेंथ। मतलब यहाँ पे जो डिस्टेंस है इसको बोला जाता है बॉन्ड लेंथ। मतलब इस डिस्टेंस पे अगर तुम ये वैल्यू कैलकुलेट करो क्या है, तो ये तुमको मिलेगा उसका बॉन्ड लेंथ। मतलब इस तरह से तुम उसकी बॉन्ड लेंथ कैलकुलेट कर सकते हो। ये बताने का रीजन क्या है, हमने ये देखा, लेकिन इसका रीजन क्या है? देखो बॉन्ड बना कहाँ पे, यहाँ पे। और एनर्जी अगर तुम देखो तो सबसे कम एनर्जी इस ग्राफ पे यही पॉइंट पे है, इससे कम एनर्जी नहीं है। ये भी इससे ज्यादा है, ये भी ज्यादा है, ये भी ज्यादा, ये भी ज्यादा, ये भी ज्यादा, इवन इधर भी तुम अगर है तो ये भी ज्यादा और ये भी ज्यादा, लेकिन ये सबसे कम है। इसका मतलब जो हमने फर्स्ट सेकंड पोस्टुलेट देखा कि मॉलिक्यूल और एटम क्या करना चाहते हैं, वो लीस्ट एनर्जी अटेन करना चाहते हैं, तो ये वो यहाँ पे प्रूव होता है, ओके। सो इस टॉपिक में हमने कौन सी चीजें देखी, एक बार तुम ये चाहिए तो ले सकते हो, ओके। और इस पॉइंट में तुम क्या बोल सकते हो, यहाँ पे क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ग्रेटर देन फोर्स ऑफ रिपल्शन है, लेकिन बाद में ज्यादा है अट्रैक्शन हो जाता तो फिर वो और पास होके वहां पे रिपल्शन चालू हो जाता है, ओके। तो ये बेसिक चीजें हमने इस टॉपिक में पढ़ ली, तो आई होप ये तुमको समझ में आया होगा, ओके। नेक्स्ट टॉपिक में हम इसके आगे का पार्ट कवर करना करेंगे, ओके। सो थैंक यू।